नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम वीक 9 में चल रहे हैं, अब लगभग अंतिम दौर में चल रहे हैं आधुनिक काल के। इसमें हमने जो पिछले दिनों में देखा प्रयोगवाद देखा था और कल हमने ब्रह्म राक्षस को शुरू किया था। तो ब्रह्म राक्षस का जो संवेदना पक्ष था, जो पूरी कहानी है ब्रह्म राक्षस की, वो कल हमने डिटेल में समझने की कोशिश की थी। आज की वीडियो में आगे के टॉपिक जो शिल्प पक्ष है इसके ऊपर बात करेंगे। पर मेरा ये सुझाव रहेगा आपको, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो पिछला वीडियो जरूर देख ले। ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आपने ब्रह्म राक्षस का संवेदना पक्ष की जो पूरी कहानी है, जो मैंने डिटेल में समझाई है, वो जब तक आप नहीं समझ लेंगे तब तक इस वीडियो में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो आप पिछला वीडियो देखिए और फिर इसके बाद देखिए, फिर देखिए कैसे ब्रह्म राक्षस आपको कंठस्थ होता है, कैसे क्लैरिटी बनती है कि अरे इतनी शानदार रचना है और याद करने के लिए भी आसान है, तो वो आपको क्लैरिटी आएगी। तो पिछला वीडियो देखिए। तो आज हम इसका जो शिल्प पक्ष है इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ब्रह्म राक्षस का शिल्प पक्ष। देखिए पृष्ठभूमि समझिए, मुक्तिबोध कौन है? प्रगतिवादी कवि है। जब हमने प्रगतिवाद पढ़ा था तब मुक्तिबोध का नाम आया था, आपको याद होना चाहिए। तो प्रगतिवादी जो कवि होता है वो शिल्प को लेकर उदासीन होता है। हमने कहा था कि विषय वस्तु का महत्व होता है, वो शिल्प उनके लिए गौण होता है। वो केवल कथ्य पर फोकस करते हैं, शिल्प पर फोकस नहीं करते हैं। रचना में महत्व वस्तु का होता है, शिल्प या तो उसका बाई प्रोडक्ट ही होगा या शिल्प का महत्व ना के बराबर होगा। लेकिन मुक्तिबोध एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी विचारधारा में बंद कर रहने वालों में से नहीं है। तो मुक्तिबोध ने अपने आप को इस मान्यता से अलग किया है और शिल्प के स्तर पर अनेक प्रयोग किए हैं। कैसे? पहला, काव्य रूप पर इन्होंने लंबी कविता लिखी है। यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित रहते हैं, साथ ही यथार्थ प्रगतिशील होता है। यही कारण है कि मैं छोटी कविता नहीं लिख पाया, क्योंकि जो छोटी होती है वस्तुतः वे अधूरी होती हैं। तो इन्होंने घोषित रूप से कहा है, जबकि दौर वो है जिसमें छोटी कविता, जिसमें केवल संदेश पहुंचे, उतने तक की बात की जाती है। परंतु मुक्तिबोध ने साफ साफ ये कहते हुए अस्वीकार किया है और लंबी कविता लिखी है। भाषा के स्तर पे भी इन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। छायावादी भाषा को कोमलकांत, समन्वयकारी, प्रगीतात्मकता भाषा विरासत में मिली, परंतु यथार्थता के उद्घाटन के लिए इन्हें समर्थ नहीं लगी। ठीक है, मतलब इनके पास क्या था इनके पास विरासत में क्या था? तो विरासत में थे इनके पास छायावादी भाषा, जो कोमलकांत है, समन्वयकारी है, प्रगीतात्मक है। लेकिन इनको ये लगा कि यथार्थता के तत्व इस भाषा से नहीं कहलवाए जा सकते, तो इन्होंने भाषा पर अनेक प्रयोग किए। हालांकि इनकी भाषा पर प्रयोग करने की वजह से विवाद भी हैं, इनके ऊपर आरोप भी लगे हैं। रामविलास शर्मा ने इसे लकड़ तोड़ भाषा कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे एक नई काव्य भाषा का है, जिसमें काव्यात्मकता नहीं है। ठीक है, इनकी भाषा बहुआयामी है, कहीं कहीं सपाट नजर आएगी, कहीं कहीं अत्यंत जटिल, दुर्गम और बीहड़ नजर आएगी, और कहीं अनगढ़ता तो कहीं अनुशासन की भी कमी नजर आएगी। ठीक है, या अनुशासन भी मिल सकता है, दोनों चीजें मिल सकती हैं। शब्दों का प्रयोग भी हर तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम शब्द मिलेंगे, जैसे गहन, किंचित, असफलता। विदेशज शब्द ट्रेजिडी, देशज शब्द बावड़ी, टगर, है ना, ये भी रचना में देखने को मिलते हैं। और ध्वन्यात्मकता या नादात्मक सौंदर्य भी इनकी रचना में मौजूद है। इन्होंने नए विशेषण एवं क्रियापद भी सृजित किए हैं, जैसे सजल उर शिष्य, कच्ची गंध, है ना, ऐसे शब्दों का भी इन्होंने क्रिएशन किया है। अब देखते हैं ब्रह्म राक्षस की प्रतीक योजना। तो ब्रह्म राक्षस जो है, मैंने कल भी आपको बताया था, भारतीय मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक है। बावड़ी अचेतन या सचेतन मन, अवचेतन मन का प्रतीक है। कोठरी जनजीवन से कटने का प्रतीक है। अखंड स्नान अपराध बोध से पैदा होने वाली झटपटाहट को रिप्रेजेंट करता है। अन्य प्रतीक भी हैं, जैसे सूर्य प्रगतिवादी सभ्यता का, चंद्रमा पूंजीवाद का, उल्लू धनी लोग, लाल फूल क्रांति चेतना के प्रतीक यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रतीक योजना भी है, मतलब भाषा के साथ प्रतीक भी हैं। अब जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो है मुक्तिबोध का फैंटेसी शिल्प। क्या है? देखिए, फैंटेसी शिल्प पर है, पहली चीज ये ध्यान रखो, शिल्प पर है। तो
तो फैंटेसी क्या होती है? जब वास्तविक जीवन की अपूर्णताओं को व्यक्ति काल्पनिक पूर्ति करता है तो उसे फैंटेसी कहा जाता है। वास्तविक जीवन की अपूर्णताओं की काल्पनिक पूर्ति क्या कहलाती है? फैंटेसी। मतलब वास्तविक जीवन में जो हासिल नहीं कर सके वो अपने कल्पना लोक के माध्यम से हासिल करने का जो प्रयास है वो फैंटेसी कहलाता है। अब बात आती है कि मुक्तिबोध जी ने फैंटेसी का क्यों प्रयोग किया। तो इन्होंने जटिल, बहुआयामी व गतिशील यथार्थ को सघनता से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया है। इससे क्या हुआ है कि वास्तविकता के अनावश्यक वर्णन से वो बच सके और अपनी बात को सीधे सीधे व्यक्त कर सके। मतलब यथार्थ क्या है? जटिल है, बहुआयामी है और गतिशील है। अब उसको एक्सप्लेन करने ही लग जाओगे तो बहुत सारे शब्द खर्च होंगे, कविता और बड़ी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो इन्होंने फैंटेसी के माध्यम से ये अनावश्यक वर्णन से बच गए और सीधे सीधे जो कहना था वो कह पाए। उदाहरण, कविता में समाज के मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी के त्रासतंत्र की कल्पना तीन पंक्तियों में कर दी। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। ठीक है ना। दूसरा, अति यथार्थवादी जो रचनाकार होगा वो अमूर्त भाव व अवचेतन मन स्थितियों को अभिव्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करेगा? फैंटेसी का प्रयोग करेगा। क्योंकि मन स्थितियां जैसे हमने पहले भी बात की है, मन स्थितियों के वर्णन के लिए हमें प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है और प्रतीकों के सहारे के लिए फैंटेसी भी एक विकल्प हो सकता है। अब इस फैंटेसी के कारण रहस्यात्मकता भी आई है, फैंटेसी के कारण नाटकीयता भी आई है। शुरुआत से ही नाटकीयता बनी रहती है। शुरुआती उससे होती है शहर के उस ओर खंडर की तरफ, परित्यक्त सुनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में। नाटकीयता से ही शुरुआत होती है। हालांकि कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है कि वो फैंटेसी की वजह से यथार्थवाद से भटक गए, पर ओवरऑल फैंटेसी उनका सफल रहा है। बिंब योजना, इन्होंने बिंबों का अत्यंत सघन प्रयोग किया है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब योजना में उनके बराबर का कोई कवि नहीं है। मतलब बिंबों का सम्राट हमने सूर को कहा था, लेकिन आधुनिक काल में बिंबों का जो कह सकते हो बादशाह, वो कौन है? मुक्तिबोध है। उनकी कविताएं बिंबों का नगर कहलाती हैं। ठीक है। दिन के प्रकाश के चितेरे तो बहुत से हुए हैं, कवि हुए हैं, रात के अंधेरे से टकराने का साहस केवल मुक्तिबोध व निराला में ही है। कितनी बढ़िया बात कही है। मतलब लोग दिन के उजाले में बिंब ढूंढते हैं, इन्होंने अंधेरे में बिंब ढूंढे हैं। भयानक बिंब इन्होंने पहली बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन भयानक बिंब बहुत कम प्रयोग होता है, इन्होंने प्रयोग किया। शुरुआत ही देखिए वहीं से की है। शहर के उस ओर खंडर की तरफ परित्यक्त सुनी बावड़ी, ये भयानकता का सृजन कर रही है। सामान्य जनजीवन, प्राकृतिक दृश्यों के बिंबों के साथ साथ सैनिक जीवन, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र जैसे विषयों की अवधारणा को बिंबों के माध्यम से इन्होंने प्रकट किया है। ब्रह्म राक्षस आधुनिक दौर की कविता है जिसमें शुरुआत से अंत तक विभिन्न प्रकार के बिंब देखने को मिलते हैं। जैसे स्थिर बिंब, बावड़ी को देख डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर। ठीक है, ये क्या है? एक चीजें स्थिर हैं। फिर गतिशील देखिए, ब्रह्म राक्षस गिर रहा दे, हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह चपाचप। फिर देखिए ध्वनि बिंब देखिए, और होठों से अनोखा स्रोत, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। तो यहाँ पर साउंड का बिंब बनाया जा रहा है, मतलब ध्वनि बिंब है। ठीक है। तो निर्मला जैन का यही कथन आपको कोट करना है, दिन के प्रकाश के चितेरे तो बहुत से हुए हैं, किंतु रात के अंधेरे से टकराने की हिम्मत निराला व मुक्तिबोधी कर पाए। तो इनकी बिंब योजना बहुत ही सफल है। अब बोलते हैं बिंब और फैंटेसी आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। तो क्या मुक्तिबोध के काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी फैंटेसी ही है? केवल फैंटेसी उनकी उपलब्धि है? ऑब्वियसली ना करेंगे हम, पर कैसे करेंगे? हिंदी साहित्य में पहले तो बताएंगे कि हाँ, फैंटेसी एक सफल प्रयोग है। कैसे? हिंदी साहित्य में फैंटेसी का सीमित प्रयोग हुआ है, मुक्तिबोध उसके सर्वोच्च स्तर पर है। अब इन्हें अपनी फैंटेसी लाने के लिए अपनी विचारधारा के भीतर भी संघर्ष करना पड़ा। है कौन? प्रगतिवादी, जिसमें शिल्प पर ध्यान देने के लिए निषेध है, एक तरीके का निषेध है, कथ्य का फोकस करने की बात की गई है। लेकिन फिर भी इन्होंने फैंटेसी को चुना, क्योंकि मार्क्सवाद यथार्थ को सीधे सीधे व्यक्त करने में विश्वास रखता है। फैंटेसी क्या है बता दिया मैंने आपको। उस कल्पना या स्वप्न को कहते हैं जो यथार्थ जीवन की अपूर्ण इच्छाओं को मानसिक स्तर पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर सके। क्यों?
किया, हमने पढ़ लिया है, जटिल यथार्थ को व्यक्त करने के लिए, अनावश्यक वर्णनों से बचने के लिए। ठीक है, अब लाभ क्या हुए हैं ब्रह्म राक्षस को इससे? मुक्ति बोध मार्क्सवादी काव्य में वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति की अभिव्यक्ति करना चाहते थे, पर क्रांति सामाजिक यथार्थ नहीं था, तो इन्होंने फैंटेसी के स्तर पर अपनी बात कही है। कहीं आग लगी, कहीं गोली चल गई। ब्रह्म राक्षस मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के आत्मसंघर्ष की कहानी है। आत्मसंघर्ष अंतर जगत का विषय है, बाह्य जगत का नहीं। तो मन के भीतर कल्पना, लोक से घुसना आसान नहीं। फैंटेसी शिल्प में आसानी से वो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग के मन में घुस पाए। इस फैंटेसी की वजह से मुक्तिबोध तार्किक क्रम की परवाह किए बगैर संक्षेप में अपनी बात कह गए। यही वाला कथन है ना, वही वाला जो शुरू में देखा था, यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित रहते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ भी गतिशील होता है। यही कारण है कि मैं छोटी कविता नहीं लिख पाया, और जो छोटी होती है वो वस्तुतः छोटी ना होकर अधूरी रहती है, और उस अधूरेपन को दूर करने के लिए उन्होंने फैंटेसी का सहारा लिया है। तो फिर यही कहेंगे, फैंटेसी मुक्तिबोध की कविताओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता, परंतु एकमात्र विशेषता नहीं है। अन्य विशेषताएं आधुनिक तत्वों डालो इसमें। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी के आत्मसंघर्ष को केंद्र में लाए हैं। विचार प्रधान लंबी कविताओं को शिल्प के साथ गढ़ा है। नई काव्य भाषा के निर्माण को बनाया है इन्होंने। भयानक और कठोर बिंबों को भी अपनी रचना में स्थान दिया है। तो केवल फैंटेसी के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर एक लास्ट टॉपिक बनता है, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि इसका बैकग्राउंड, लेकिन एक सवाल बनता है कि ब्रह्म राक्षस कविता में कवि सजल उर शिष्य क्यों होना चाहता है? पंक्तियां लिखी गई हैं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। क्यों होना चाहते हैं सजल उर शिष्य? कवि ब्रह्म राक्षस के अंतर्द्वंद को समझता है। मैंने समझाया है कल ये। उसे ज्ञात है कि ब्रह्म राक्षस का बौद्धिक स्तर तथा कथित बुद्धिजीवियों से काफी ऊंचा है। शिष्य उसकी निजता व आंतरिकता की महत्ता को स्वीकार करते हुए उसके अधूरे कार्य को पूर्ण करने का निश्चय करते हैं। अधूरे कार्य मैंने आपको कल बताए हैं। कौन से अधूरे कार्य हैं? ज्ञान को नहीं अपनी जनरेशन को दे पाना, गणितीय सिद्धांतों पर कोशिश करना, अतिरेकवादी पूर्णता की प्राप्ति की कोशिश करना। तो ये सारे मैंने आपको कल बताए हैं। सजल उर शिष्य से क्या तात्पर्य है? भावनाओं से भरे हृदय से युक्त होकर, भावनाओं का अनिवार्य व्यक्तिकता से भी है, प्रतीकात्मक अर्थ में व्यक्तित्व व आत्मनिष्ठा को महत्व देना है। इसको समझिए। लड़ाई किस बात की थी? कल मैंने आपको बताया था ब्रह्म राक्षस की मुख्य समस्या क्या है? आत्मचेतस और विश्व चेतस के बीच का संघर्ष है ना। और वो क्यों? क्योंकि उसको लगता है, नैतिक मन उसका कहता है कि विश्व चेतस होना चाहिए, व्यक्तिवादी सोच से उठना है। लेकिन सजल उर शिष्य कहा गया, शिष्य नहीं कहा गया, सजल उर शिष्य। इसका मतलब भावनाओं का उसमें स्थान होगा। सजल उर का मतलब भावनाओं का स्थान होगा। और भावनाएं क्या होती हैं? व्यक्तिवादी होती हैं। कैसी होती हैं? व्यक्तिकता के साथ होती हैं। तो इसलिए सजल उर शिष्य होकर वो बताना चाह रहे कि ब्रह्म राक्षस ने कोई गलत काम नहीं किया है। वो अगर व्यक्तिकता में था तो वो कोई भी पाप उससे नहीं हुआ है, इसलिए सजल उर शिष्य होना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है? ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिलानी है। ब्रह्म राक्षस को दोनों सीमाओं से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। एक तो ब्रह्म राक्षस जो जीवन भर ज्यामितीय संगति से युक्त नैतिकता के शोधन में लगा रहा और भूल गया कि नैतिकता के क्षेत्र में आत्मनिष्ठा या आंतरिकता से नहीं बचा जा सकता। मतलब आत्मचेतस हुए बिना आप विश्व चेतस नहीं हो सकते, आप नैतिकवादी नहीं हो सकते, आप उस अतिरेकवादी पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सके। दूसरा, वह कोठरी में ही अपना अपना गणित करता रहा, अर्थात जनजीवन में सक्रिय सहभागिता से जो वंचित रहा है ना, उसको ये दोनों सीमाओं को दूर करना चाहते हैं। ब्रह्म राक्षस पूर्णतः विश्व चेतस बन जाना चाहता है। यही ब्रह्म राक्षस की सबसे बड़ी चिंता है, जिसके लिए वह व्यक्तित्व से पूर्णतः छुटकारा पाना चाहता है। परंतु शिष्य बताना चाहता है कि व्यक्ति की आंतरिकता शर्म या लज्जा की बात नहीं, बल्कि गौरव की बात है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, उन्हीं को शब्द दिए गए हैं। ब्रह्म राक्षस सक्रिय इसलिए नहीं हो पाया कि सक्रियता के लिए भावनात्मक ऊर्जा आवश्यक होती है, और गहरे अंतर्द्वंद के कारण सक्रिय भावनाओं से वो वंचित रहा। सजल उर शिष्य उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहता है, ज्ञान क्रिया भावनाओं में भी समन्वय करना चाहता है।
और यहाँ पर सजलूर शिष्य और कोई नहीं, स्वयं मुक्तिबोध ही हैं। ब्रह्म राक्षस तो वे स्वयं हैं ही। तो मुक्तिबोध मार्क्सवादी परंतु जड़ मार्क्सवादी नहीं है, ये इस पूरी कहानी से हमें पता चलता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो आत्मचेतस होने की भी बात कर रहे हैं, भावनाओं की भी बात कर रहे हैं, जबकि मार्क्सवाद ऐसा करना अलाउ नहीं करता। उम्मीद है कि ब्रह्म राक्षस आपको समझ में आया होगा। मैंने बड़े ध्यान से और मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद में अगले वीक में 10वें वीक में जब हम प्रवेश करेंगे तो असाध्य वीणा से शुरुआत करेंगे। बड़ी अच्छी रचनाएं हैं, मुझे आधुनिक काल की रचनाएं बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार आप समझ जाओ ना तो ऐसे कहानी की तरह एग्जाम में लिखोगे कि आपको खुद मजा आएगा कि सब चीज़ें मेरे को याद हैं। तो समझिए, क्रमबद्ध तरीके से समझिए। पिछला वीडियो जरूर देखिए, बार बार कह रहा हूँ, पिछला वीडियो जरूर देखिए। ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए ब्रह्म राक्षस के, फिर देखिए आपको कितना अच्छा समझ में आता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।